हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नवीन स्वायत्त राज्य। नवीन स्वायत्त राज्य में हम लोग बंगाल का 1760 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया था कि 1760 ईस्वी में वेंसिटार्ड बंगाल का गवर्नर था और 1760 ईस्वी में वेंसिटार्ड जो बंगाल का गवर्नर था उसने मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था उससे एक समझौता किया, गुप्त समझौता किया। उस समझौता में यह था कि नवाब के पद पर जो मीर जाफर आसीन था, जिसे क्लाइव ने बैठाया था प्लासी के युद्ध के बाद, 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठा था और क्लाइव ने उसे बैठाया था। जब तक क्लाइव था तब तक उसका संबंध और दोनों के बीच जो एक तरह से कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन जैसे ही नया गवर्नर बनकर आया आपका वेंसिटार्ड, उसने मीर जाफर पर यह आरोप लगाया कि आप डच के साथ मिले हुए हैं और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिले हैं। और फिर उसने एक रक्तहीन क्रांति के द्वारा मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया और उसके जगह पर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया गया। कुछ लोग इसे रक्त क्रांति कहते हैं, लेकिन यह क्रांति नहीं था, क्योंकि यह तो भय का सिद्धांत का प्रयोग किया गया था और इसमें कोई नवीन राजनीतिक कोई सिद्धांत भी दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इसको क्रांति नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस पर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर लिया था। लेकिन इससे एक चीज़ यह हो गया कि अब बंगाल में 1757 के बाद जो फ्रेंच की एक माद बस्ती थी चिंसुरा, वह भी समाप्त हो गया और डच का भी जो 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया गया था, ये क्लाइव ने पराजित किया था। इसके बाद जो है बंगाल में एकमात्र शक्ति 1760 ईस्वी तक बची, तो वह थी आपको अंग्रेज शक्ति। अब वेंसिटार्ड आते हैं और उसके बाद नया बंगाल का नवाब बनता है मीर कासिम। मीर कासिम जो है वो 1760 से लेकर 1763 तक आपका बंगाल का नवाब बनता है। और आते ही जो है इस समय क्या हुआ कि वेंसिटार्ड 1760 में मीर कासिम से समझौता तो कर लिया, लेकिन इसके बाद जो उसमें कार्यकारी गवर्नर बंगाल का बनकर आया था हॉलवेल। कार्यकारी गवर्नर कौन बनकर आया था? हॉलवेल। हॉलवेल को इसने जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दे दी। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दे दी। 50 लाख रुपया भी इसने कंपनी को दिया था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल थे, वही हॉलवेल जो कालकोठी की दुर्घटना में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थे, सर्जन थे, जो जीवित बच गए थे। 146 व्यक्ति में से 23 बचे थे, 23 में ये भी बच गए थे। ये चर्चा मैंने पहले भी किया था। उसको वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दिया। अंग्रेज कंपनी को 50 लाख रुपया भी मीर कासिम ने दिया। और प्लस असम में एक जगह है सिलहट। सिलहट में चूना का व्यापार काफ़ी चलता है, चूना का व्यापार चलता है। उसका आधा हिस्सा मीर कासिम ने क्या किया? दे दिया अंग्रेजों को। देखिए सिलहट में जब ये आए तो सिलहट में 2 पहाड़ी है, गारो और जैंतिया। अगर आपको सिलहट जाना होगा बंगाल से तो गारो और जैंतिया पहाड़ी है और इस दोनों पहाड़ी के बीच में खासी जनजाति के लोग रहते हैं। खासी जनजाति के लोग रहते हैं। तो चूंकि चूना का व्यापार हो रहा था तो सिलहट का जो चूना का व्यापार है वो उसके लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा था, जो रास्ता गारो और जैंतिया पहाड़ी के बीच में थी। और खासी इस क्षेत्र में खासी जनजाति काफ़ी मात्रा में रहती थी। यही खासी जनजाति से सबसे पहले अंग्रेज कांटेक्ट में आए और इस खासी जनजाति का विद्रोह भी इसी समय हुआ था तीरथ सिंह के नेतृत्व में। इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो मीर कासिम था ये कुछ सद्बुद्धि का व्यक्ति था और ये अंग्रेजों के कपटपूर्ण व्यवहार से परिचित हो चुका था, क्योंकि मीर जाफर क्लाइव का लोमड़ी था, गीदड़ था, लेकिन यह गीदड़ बनना नहीं चाहता था। यह अंग्रेजों को समझाना चाहता था कि मैं गीदड़ नहीं, जो तुम मीर जाफर को समझ लिए हो, क्लाइव का गीदड़ कहते हो, वो मैं नहीं। और मेरे पॉकेट में जो हाथ डाल देते हो, जिस तरीके से मीर जाफर के पॉकेट में हाथ डाल देते थे, वो सब नहीं चलेगा। अब जो है इसने क्या किया? सबसे पहला काम कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का प्रभाव कम था
और मुंगेर में इसने यूरोपीय पद्धति से जो आप कह सकते हैं कि सैनिकों का गठन किया और बंदूक और तोप का फैक्ट्री बनाया। बंदूक में तोड़ेदार बंदूक जो होता था उसने फैक्ट्री बनाया था इसने। यह सब काम कर रहा था। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिक्कत यह हो रहा था कि जो 1717 में एक फरमान मिला था अंग्रेजों को कि आप करमुक्त व्यापार कर सकते हैं, जो दस्तक जिसको कहते हैं, उस दस्तक का उपयोग कंपनी तो करता ही था, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी करते थे, वो भी अपना निजी व्यापार कंपनी के नाम पर ही शो कर देते थे। और दूसरा बात, इससे भी ज़्यादा अंग्रेज व्यापारी यह करते थे कि भारतीय व्यापारी का भी सामान अपने नाम पर दिखा के उसको चुंगी मुक्त कर देते थे। इससे काफ़ी जो है बंगाल के राजस्व में काफ़ी नुकसान हो रहा था। इन सब स्थितियों में 1763 में मीर कासिम ने एक, आप कह सकते हैं कि बहुत ही निडरपूर्वक कदम उठा दिया और अंग्रेज व्यापारी और भारतीय व्यापारियों को एक ही धरातल पर ला दिया और अंतर्देशीय व्यापार पर चुंगी कर समाप्त कर दिया। इससे अंग्रेज काफ़ी गुस्सा गए। 1763 में मीर कासिम ने अंतर्देशीय व्यापार पर चुंगी कर समाप्त कर दिया। इससे अंग्रेज काफ़ी गुस्सा गए तो मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया गया और नया गद्दी पर बैठा दिया गया मीर जाफर को। और इस समय बंगाल का गवर्नर फिर से बेंसी टाटी है। इसको ध्यान से रखिएगा। मीर कासिम 1763 से लेकर 1765 तक बंगाल की गद्दी पर रहा। और ये जो मीर कासिम है, ये जो है अंग्रेजों से लड़ाई किया, उदय नाला का लड़ाई हुआ, कटवा का युद्ध हुआ, ये सब लड़ाई में हुआ, लेकिन अंग्रेज से पराजित हुआ। पटना में भी एक कांड हो गया था जिसमें एलिस हत्याकांड कहते हैं। ये सब पटना में भी एलिस हत्याकांड बक्सर युद्ध के दौरान ही हुआ था। यह जो है मीर कासिम भाग कर चला गया अवध। कहाँ भाग के चला गया? अवध में उस समय अवध के नवाब थे सुजाउदौला। अवध के नवाब कौन थे? सुजाउदौला। वहीं पर मुगल बादशाह भी था जो शाह आलम द्वितीय, ये दोनों वहीं था। शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउदौला भी था और शाह आलम द्वितीय भी जो है वहाँ उस समय लखनऊ में ही, लखनऊ मत कहिए, फैजाबाद में उपस्थित था। चूँकि अभी राजधानी अवध की लखनऊ नहीं गई है, फैजाबाद में ही है। शाह आलम द्वितीय दोनों वहीं थे। वहीं पहुँचा मीर कासिम और तीनों ने तीन व्यक्तियों का, 3 राज्यों का एक संघ बना। चूँकि बंगाल का ये अबदस्त नवाब था मीर कासिम। और फिर जो है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कैप्टन मुनरो थे और भारत के तरफ से भारतीय स्थानीय शक्ति की तरफ से सुजाउदौला थे। अवध के नवाब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे और बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम थे। उसमें बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर था और बंगाल का जो गवर्नर था, अंग्रेजी गवर्नर, वो वेंसी टाट था। इस सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए आपसे। बक्सर के युद्ध में लड़ाई हुई और प्लासी की तरह यह एक सैन्य झड़प नहीं था, बल्कि यह एक खुली लड़ाई थी। इसमें भारत की 2 प्रमुख शक्तियों ने भाग लिया था, जिसमें स्वयं एक मुगल बादशाह भी था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई और भारतीय शक्ति पराजित हो गया। अगर प्लासी की लड़ाई से भारत विजय का नींव डाला गया तो यह जो है बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। और यहाँ से जो है प्लासी का युद्ध एक प्रस्तावना था और बक्सर का युद्ध उसका एक एक्सटेंशन था। अब भारत में ब्रिटिश विजय को कोई नहीं रोक सकता था। यह यहाँ से अब स्पष्ट हो चुका था। मैंने एक स्टेटमेंट बताया था मराठा पढ़ाते समय कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह साबित नहीं किया कि कौन हारेगा और कौन शक्ति इस पर भारत पर राज करेगी, क्योंकि जो दोनों शक्ति उसमें जीता था और हारा था उसने भारत पर राज नहीं किया था, अंग्रेज ही ने भारत पर राज किया था। और अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध मराठों ने ही किया था। लेकिन आप एक चीज़ अब जान लीजिए कि बंगाल में विजय के बाद, प्लासी और बक्सर के विजय के बाद अब भारत पर यूरोपीय ब्रिटिश श्रेष्ठता को कोई नहीं रोक सकता था। एक इतिहासकार ने कह भी दिया कि क्लाइव ने वह रास्ता तैयार कर दिया था जिस पर अंधे लुंगड़े भी आंख बंद करके चल सकते हैं। खैर, यह सब बात की बात है। और इस समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और भारत दोनों हार गए। इसी समय जो है फिर जो है क्या हुआ कि 1765 में बंगाल का नवाब जो मीर जाफर था वो मर गया। और फिर से जो है बंगाल का नवाब
जो है मीर जाफर के बेटे नजमुद्दौला को बनाया जाता है। नजमुद्दौला, निजामुद्दौला भी कहा जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, निजामुद्दौला को बनाया। और ये मीर कासिम जो है जब बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया तो यह जो इसकी स्थिति सबसे खराब स्थिति किसी की हुई तो मीर कासिम की ही स्थिति हो गई। कहा जाता है कि दिल्ली में एक भिखमंगा के रूप में इसका अंतिम जीवन बीता और 1777 ईस्वी में दिल्ली में इसकी भिखमंगे के रूप में मृत्यु हो गई। सबसे खराब स्थिति इसी का हुआ है। निजामुद्दौला से जो है बंगाल काउंसिल के सदस्यों ने, कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों ने जो है फरवरी 1765 में एक संधि किया और फरवरी 1765 में संधि करके यहाँ पर उप सूबेदार पद का एक सृजन किया और बंगाल की सारी जो सेना थी नवाब की वो समाप्त कर दी गई। कहने का अर्थ कि नजमुद्दौला पर अब पूरा ब्रिटिश नियंत्रण ले लिया गया। यह था। यह भी एक चीज़ जान लीजिए कि 53 लाख रुपया में जो है बंगाल के नवाब से निजामत का अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। निजामत का अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया, इसको याद में रखिएगा। फिर इसी समय जो है लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बनकर भारत का आता है। लॉर्ड क्लाइव भारत का गवर्नर बनकर आता है 1765 में। लॉर्ड क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का गवर्नर था। फिर दूसरी बार आया तो 1765 में आया था और 1767 तक ये बंगाल का गवर्नर था। और आते ही इसने सबसे पहले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद का प्रथम संधि किया, जो 12 अगस्त 1765 को हुआ। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, ये 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इस संधि में यह हुआ कि 26 लाख रुपया में बंगाल और उड़ीसा तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का अधिकार है वह ब्रिटिश कंपनी को मिल गया। बदले में जो है अंग्रेजों ने इलाहाबाद और करा का क्षेत्र मुगल बादशाह को जो है दे दिया, ठीक, जीत कर, यह 26 लाख रुपया में। और अब जो है मुगल बादशाह इलाहाबाद के किले में ही 6 साल तक ब्रिटिश के पेंशन पर जीते रहे। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं कि फिर 1772 में मैंने मराठा पढ़ाते समय बताया था कि महादजी सिंधिया ने इनको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और फिर ये मराठों के पेंशन हफ्ता हो गए। फिर 1803 में जब दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया तो फिर अंग्रेजों के पेंशन हफ्ता हो गए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक। इस तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो है दीवानी का अधिकार जो है अब कंपनी को मिल गया। ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया। कहने का अर्थ कि भारत में भी मुगल जो सूबा थे, प्रांत थे, उसी की तरह अब ब्रिटिश भी एक सूबा हो गए, क्योंकि दीवानी का अधिकार मिल गया था। निजामत का अधिकार वो बंगाल के नवाब से खरीद चुके थे। उसके बाद आप कह सकते हैं 26 लाख में यह हुआ। और उसके बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई और इस संधि के अनुसार जो अवध से इलाहाबाद और करा का क्षेत्र लेकर ब्रिटिश ने अपने पास ले लिया और जो है युद्ध हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपया जो है अवध से लिया। और अवध से कहा गया कि अगर तुमको सुरक्षा की जरूरत होगी तो वो सुरक्षा ब्रिटिश देंगे, बदले में जो सुरक्षा का खर्च होगा वो आप अवध को देना होगा। कहने का अर्थ कि अवध भी अब ब्रिटिश के आश्रित हो चुके थे। भारत की 2 प्रमुख शक्ति अब ब्रिटिश की आश्रित हो गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट बात ही रखिएगा। इसी समय चूंकि कंपनी के पास अब दीवानी और निजामत का दोनों का अधिकार आ गया था, तो कहने का अर्थ कि कंपनी बंगाल में जो है दीवानी का अधिकार और निजामत का अधिकार दोनों आ गया। इसको दीवानी का अधिकार भी आ गया, जो कि दीवानी का अधिकार 26 लाख में खरीदा और निजामत का अधिकार खरीदा 53 लाख रुपया में। निजामत का अधिकार हुआ प्रशासन, पुलिस प्रशासन हुआ, न्याय प्रशासन हुआ, ये निजामत में आता है। और दीवानी में मूलतः भू राजस्व ही आता है। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल में जो है द्वैत शासन शुरू कर दिया। बंगाल में द्वैत शासन शुरू कर दिया। द्वैत शासन का जन्मदाता लियो कटियस था। द्वैत शासन का जन्मदाता लियो कटियस था। कौन था? द्वैत शासन का जन्मदाता लियो कटियस था। और बंगाल में जो दीवानी का अधिकार और निजामत का अधिकार जो है अब अंग्रेजों के पास आ गया। और ये दोनों जो है निजामुद्दौला के साथ किया गया, जो बंगाल का नवाब था। अब यहाँ पर क्या किया गया कि चूंकि निजामित राजा
बंगाल का जो नवाब था वो निजाम और दीवान तो उसी के पास था, लेकिन यहाँ पर दो पद, उप दीवान का पद सृजन किया गया। उप दीवान की नियुक्ति बंगाल में किया गया और बिहार में किया गया। बिहार का उप दीवान बनाया गया राजा सिताब राय को, राजा सिताब राय को, और बंगाल में मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को, और निजाम उप निजाम भी जो है मोहम्मद रजा खान को ही बनाया गया, मोहम्मद रजा खान को भी बनाया गया। ठीक। अब कहने का अर्थ कि ये जो नियुक्ति था उप दीवान और उप निजाम का अधिकार का नियुक्ति ये ब्रिटिश ही करते थे। कौन करते थे? ब्रिटिश ही करते थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्या इस व्यवस्था के द्वारा क्या किए कि निजामत और दीवानी का अधिकार तो अपने ले लिए, लेकिन इसका उत्तरदायित्व किस पर छोड़ दिए? तो बंगाल के दीवान पर, कि मलाई हम खाएंगे, जूता तुम खाओ। यही इसका इंटेंशंस था। मेरे ख्याल से आज इस वीडियो को यहीं पर कर दिया जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो रहा था। धन्यवाद।